नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी देशवासियों को। और आपके सामने 9 राज्यों के चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले जो आखिरी बजट मोदी सरकार का पेश हुआ, उसके बारे में मैं चर्चा करने के लिए आपके बीच में आई हूँ। मोदी राज का अनुभव क्या है? अनुभव है कि लगातार गैर बराबरी बढ़ी है, गरीबों की गरीबी बढ़ी है और अमीरों की लूट को और तूल दिया गया, मदद दी गई, सहयोग किया गया हर तरीके से और नीतिगत तरीके से भी और बजटों के द्वारा भी। इस बजट को अगर हम चीरफाड़ करने से पहले ये जान लें कि किस बैकग्राउंड में ये बजट आया है। ऑक्सफैम रिपोर्ट आई थी 2021-22 के दौर की, तो उसके अंदर ये बताया गया था कि जो 1% ऊपर के हिंदुस्तानी हैं, अमीर हिंदुस्तानी हैं, उनके पास कुल धन दौलत का 22% है और जो नीचे के 50% हैं उनके पास धन दौलत का केवल 13% हिस्सा है। बाकी जो बचा वो बीच के लोगों के पास है। उसके 1 साल के बाद नई रिपोर्ट आ गई है। उस नई रिपोर्ट ने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट ने ये खुलासा किया है कि जो 1% के पास 22% था वो बढ़ करके अब 40.5% हो गया है। और जो 50% नीचे के गरीब गुरबा थे, उनकी धन दौलत जो 13% का हिस्सा उनके आ रहा था वो अब केवल 3% रह गया है। तो ये जो असमानता लगातार मोदी राज में बढ़ी है, इस बजट के बाद और बढ़ने वाली है, ये मैं आपको चेताने के लिए आई हूँ। ये भी बताया गया था कि 2020 में जब लॉकडाउन लागू हुआ, उससे पहले 102 अरबपति थे देश में और 21 में 1 साल पूरा होने के बाद उनकी गिनती 102 से बढ़कर के 142 हो चुकी थी। और अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो बता रही है कि अब उन अरबपतियों की गिनती 166 हो गई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये हैरानगी की बात नहीं है कि हमारा जो गरीब और गरीब होता जा रहा है और उसमें ठेका मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, कैजुअल, जिसको कभी कभी काम मिल रहा है, उनकी हालत पतली क्यों हो रही है। सरकार के क्राइम ब्यूरो की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई उसने बताया कि जो कुल आत्महत्याएं हो रही हैं उसमें से 25% आत्महत्याएं दिहाड़ीदार मजदूरों की हो रही। तो ये गैर बराबरी हमारे गरीब गुरबा को कहाँ पहुंचा रही है, इसको हम समझ सकते हैं। कॉरपोरेट टैक्स भी सरकार ने 30% से घटा करके 22% कर दिया था और 1.84 लाख करोड़ का घाटा हुआ था। ये कोरोना काल में किया गया था 2020 में, जब सीतारमण जी मई महीने के अंदर लगातार 5 दिन आती रही थी तथाकथित पैकेज देने के लिए। और ये भी आंकड़ा चौंकाने वाला है कि 10 वर्ष में लगभग जितनी धन दौलत हिंदुस्तान के लोगों ने पैदा की, मेहनत कशियों ने पैदा की, उसमें से 40% हिस्सा उस धन दौलत का ऊपर की 1% अमीर लोग छीन करके ले गए। तो लाजमी बात है कि नीचे का हिस्सा, उसकी जेबों से धन दौलत ऊपर की तरफ जा रहा है, ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा है, ट्रिकल अप हो रहा है। और बहुत शोर मचाते हैं जब कहो कि हमारे को वेतन ज्यादा दो, हमें सामाजिक सुरक्षा दो, हमें शिक्षा पे सब्सिडी दो, हमें इलाज पे सब्सिडी दो, किसान को खाद और बीज पे सब्सिडी दो, बिजली पे सब्सिडी दो। जब ये सब बात होती है तो सरकार की तरफ से क्या कहा जाता है? सरकार कहती है कि टैक्स पेयर की मनी से तुमको पैसा दे दें, टैक्स पेयर की मनी से तुम्हें सब्सिडी दे दें। तो जब जो सब्सिडी अमीरों को दी जा रही है, कॉरपोरेट घरानों को दी जा रही है, उसको तो इंसेंटिव बोलते हो आप। और जब गरीब आदमी को अपनी जरूरत के लिए कुछ चाहिए तो उसको आप समझते हो कि वो भीख मांग रहा है। मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूं कि सरकार, आपके खुद के आंकड़े हैं, जीएसटी की जो कलेक्शन हुई, वो जीएसटी की कलेक्शन 50% जो नीचे वाले हैं उन्होंने ऊपर के 10% लोगों ने जितना जीएसटी दिया है उससे 6 गुना ज्यादा दिया है। अगर उन्होंने ऊपर वालों ने 3 से 4% के बीच में दिया है तो नीचे के 50% जनता के पास से 64.3% जीएसटी का कलेक्शन हुआ है। ये फूड आइटम्स और नॉन फूड आइटम्स है। हर व्यक्ति, भिखारी समेत, जो बाजार से सामान खरीद रहा है, इस देश के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है, अपरोक्ष टैक्स दे रहा है। सरकार इस बात को क्यों छुपाना चाहती है और क्यों गरीब गुरबा का मजाक उड़ाना चाहती है, ये मैं कहना चाहती हूं। अभी क्या है आंकड़ा,
जो 100 अमीर लोग हैं, केवल 100 अमीर खानदान, उनके पास 54.12 लाख करोड़ है। ये सरकारी आंकड़ा है। और बजट कितना है? 45 लाख करोड़। तो देश के 140 करोड़ के देश के लोगों के लिए जो बजट है, उससे ज्यादा केवल 100 अमीर परिवारों के पास धन दौलत है। ये असमानता का दौर मोदी राज में तेज हुआ है, हमें समझना चाहिए। जिन भूखों की गिनती 19 करोड़ थी 2 बरस पहले, उन भूखों की गिनती 35 करोड़ हो चुकी है। और सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामे में कहा, उसमें खुद स्वीकार किया कि 65% बच्चे हमारे जो मौत का शिकार होते हैं, उनमें से 65% कुपोषण से मरते हैं। और इस सरकार के दौरान हमारे देश पे कर्जा भी बहुत बढ़ा। जितना 57 वर्षों में, 60 वर्षों में लगभग कर्जदार हुआ था हिंदुस्तान, मोदी के 8-9 बरस के राज में उतना कर्जा उस पीरियड में हमारे देश पे पड़ गया। तो कर्जा बढ़ रहा है, अमीरों की अमीरी बढ़ रही है, गरीब की गरीबी बढ़ रही है, महंगाई तेज हो रही है, रोजगार मिल नहीं रहा है, और शब्द जाल बुना जा रहा है बजट के जरिए से। किसान के लिए क्या किया है? अन्न को श्री अन्ना बोल दिया। तो शब्दों का जाल तो करना आता है इनको, लेकिन जो अन्न उगा रहा है उस अन्नदाता का क्या? आप बोल रहे हैं कि हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं। तो किसकी वजह से है? किसान की वजह से है। लेकिन किसान को तो आप झुंझुना दिखाते हैं, कर्जा और ले लो, कर्जों में और डुबाते हैं, और फिर उनकी जमीनों पे नजर गड़ी हुई है किसी ना किसी तरीके से छीनने की। जो मांगे उनको प्रॉमिस की गई, वो तो आज तक पूरी नहीं हुई हैं। तो इस बजट के अंदर भी उनके लिए कुछ नहीं है। महिला शक्ति की बात करते हैं तो आप क्या कह रहे हैं? 2 लाख की स्कीम और 7.5 रुपए 2 लाख की बचत की जो योजना होगी, उस पर आप इंटरेस्ट देंगे। हम रोजगार मांग रहे हैं। हमारी आंगनवाड़ी आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर को आप वर्कर का स्टेटस भी नहीं दे रहे हो, सोशल सिक्योरिटी कवरेज नहीं दे रहे हो, ईएसआई कवरेज नहीं दे रहे हो, न्यूनतम वेतन तो देना दूर की बात। और हमारी बेइंतहा महिलाओं को काम चाहिए, आप काम नहीं दे रहे हैं, और आप महिला शक्ति की बातें दोहरा रहे हैं। और इस तरीके से मैं ये कहूंगी, 1 करोड़ हमारी जो स्कीम वर्कर्स हैं, उनके साथ आपने मजाक किया। फूल तो बरसाए, लेकिन उनकी कोई मांग पूरी करने के लिए आप तैयार नहीं हैं। याद रखिए, हमारे देश के अंदर जितनी कामकाजी महिलाएं हैं, उसमें से केवल 6-7% के आसपास हैं जिनको मातृत्व लाभ मिलता है, बाकियों को नहीं मिलता है। और क्या मजाक किया इन्होंने मनरेगा के साथ? पिछली बार बजट था 39.46 लाख करोड़ का, उसमें से जो एलोकेशन हुई थी वो 86,606 करोड़ की थी। वो 2.19% बजट का हिस्सा पड़ती थी। इस बार 45 लाख करोड़ के बजट में 88,956 करोड़ है। ये कह रहे हैं कि हमने बढ़ा दिया, 2000 करोड़ समथिंग बढ़ा दिया। असलियत क्या है कि ये बजट का केवल 1.97% हिस्सा रह जाता है। तो ये बढ़त नहीं है, एस्टिमेशन में और भी कम हो जाएगा। ये अभी बोला गया है, पिछले बजट्स में भी जो कहा गया था उतना खर्चा नहीं गया था। यूथ पावर की बात करते हैं तो कह दिया कि 47 लाख को ट्रांसफर करेंगे, कैश ट्रांसफर करेंगे आप। 7 साल पहले आपने 60 लाख नौजवानों को कैश ट्रांसफर की बात की, और 7 साल के अंदर आप 1/3 को भी नहीं दे पाए, और अब आप 1 साल में 47 लाख को कैश ट्रांसफर करने वाले हैं। ये झांसा दिखा रहे हैं। ट्रेनिंग और स्किल की बातें करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते हैं, रोजगार सृजन की बात नहीं करते हैं, और कहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्किलिंग होगी और रोजगार पैदा होगा। रोजगार न्यू एजुकेशन पॉलिसी पैदा नहीं करेगी। शिक्षा रोजगार उन्मुखी हो सकती है, लेकिन रोजगार को पैदा करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। इन्वेस्टमेंट कहां से आता है? सरकार से आता है, लेकिन उसके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। स्कूल बंद किए जा रहे हैं, विदेशी यूनिवर्सिटियां ला रहे हैं। उन विदेशी यूनिवर्सिटियों को कितनी फीस, कैसी फैकल्टी, कहां से फैकल्टी आएगी, इस सब चीज की छूट दे दी गई है। यूजीसी के चेयरपर्सन ने घोषणाएं कर दी कुछ दिन पहले। और उनके वास्ते किस तरीके की स्किलिंग, इंटरनेशनल मार्केट को पूरा करने के लिए, कॉरपोरेट घरानों की जरूरतों को जो दुनिया के हैं उनको पूरा करने के लिए हिंदुस्तान की जनता का पैसा खर्चा जाएगा। जो सबसे ज्यादा जीएसटी दे रही है जनता, उसका पैसा खर्चा जाएगा। और उनके बच्चों को कहा जा रहा है तुम स्ट्रीट फूड कर लो, तुम पकौड़े तलते रहना, पहले भी तलते थे अब भी तलते रहना।
ये सीतारमण जी के इस बजट की पेश है। इंटरनेशनल मार्केट यानी नए किस्म से ब्रेन ड्रेन की तैयारी में सरकार खुद जुट जाएगी। और उसी हिसाब से एमएसएमई को कह दिया गया है कि कर्जे और ले लो और कर्जों की गारंटी देंगे। लेकिन ये सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है, इसकी तरफ जो तवज्जो होनी चाहिए थी वो नहीं की गई है। और बड़े कैलकुलेटेड ढंग से कस्टम ड्यूटी में कुछ आइटम्स में रिडक्शन की गई है और उसका मतलब ही है कि किन्हीं विशेष सेक्टर्स को, किसी विशेष पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम है। सीनियर सिटीजन्स को कह दिया कि तुम्हारी म्याद बढ़ा दी तुम्हारी बचत की। अरे उनको इंटरेस्ट रेट पे बढ़ोतरी चाहिए। बहुत से सीनियर सिटीजन्स केवल उस इंटरेस्ट जो उनकी बचत पे आता है उससे अपनी जिंदगी चला रहे हैं। आप तो उसको करने के लिए तैयार नहीं, उनका भी आपने मजाक किया। ओल्ड पेंशन स्कीम आप रिवाइव नहीं करना चाह रहे हैं। ईपीएस 95 पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं करना चाह रहे हैं। ईपीएस 95 पे 8,000 की मांग कर रही हैं ट्रेड यूनियंस, लेकिन आप उसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दे रहे। ध्यान किधर है सरकार का? मोबाइल सस्ते ले लो, टीवी सस्ते ले लो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सस्ते ले लो, कैमरा सस्ता ले लो, लेकिन खाना पाना महंगा लो, पढ़ाई महंगी लो, स्वास्थ्य महंगा लो, महंगी जिंदगी जियो। तुम्हारा लिविंग स्टैंडर्ड महंगा हो जाना चाहिए और जिसके जरिए से तुम सरकार का प्रोपेगेंडा देख सको वो सब सस्ता हो जाना चाहिए। मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि अगर 1% भी वेल्थ टैक्स लगाया जाए बिलियनियर्स के ऊपर तो 3 साल का हेल्थ का बजट निकलता है। और अगर 5 से 10% लगाया जाए तो ट्राइबल एरिया का 5 साल का हेल्थ बजट हमारा निकल सकता है। और अगर 100 अरबपतियों के ऊपर केवल 2% का टैक्स लगाया जाए तो हमारे जितने बच्चे बाल मजदूरी में लगे हुए वो सारे शिक्षा में वापस आ सकते हैं। लेकिन वो तो सरकार को करना नहीं है। और अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने जो अडानी को इंडिक्ट किया है उसके ऊपर सरकार उसको बचाने में लग जाएगी। देशभक्ति के तड़के लगाने शुरू कर दिए अडानी ने, तो ये क्रोनी कैपिटलिज्म की सरकार गैर बराबरी भी बढ़ाएगी और इनका ये बजट और मुसीबत लेकर के आने वाला है। मैं देश की ट्रेड यूनियनों, मजदूरों, किसानों, सभी समाज के हिस्सों को कह रही हूं, इस बजट का डट करके विरोध करो और इसमें परिवर्तन की मांग करो। बहुत बहुत सबको धन्यवाद।